हस्ती का आंगन। गुले राना। साजिदा को पता चला था जाज़बा भाई के यहाँ आई हुई थी, तो उन्होंने भी बेटी के साथ इधर आने का प्रोग्राम बना लिया। अम्मी, आप फ़ोन पर उनसे पूछ लें वो क्या खाना पसंद करेंगी। मेहमान को अगर खाना भी उसकी पसंद का ना मिले तो उससे बुरी बात क्या होगी। और ये तो उनके भाई का घर है, इस घर पर पूरा हक है उनका। जाज़बा के आने पर जो कुछ बना वो तुम्हारे अब्बा के कहने के मुताबिक ही था, शाहिदा बेगम ने वजाहत की थी। पापा को तो बस अपनी मर्जी ठोंसने की आदत है। यही बेहतर है इस मर्तबा आप फुप्पो से पूछ लीजिएगा। ठीक है। बावजूद नागवारी के शाहिदा बड़े तहम्मुल से बोली थी। जानती थी ये सब शिकायत जाज़बा और लड़कियों ने उससे की है। हालांकि उन्होंने इस रोज़ खाया भी ठीक ठाक और घर भी लेकर गई थी। बीबी साहिबा, कोई मिलने आए हैं। अयाज नाम बता रहे हैं, साथ में एक खातून भी हैं। कह रहे हैं ज़फ़र मियाँ की वालदा से मिलना है। अयाज भाई होंगे, राना एकदम पुरजोश से बोली थी, तो अदील ने उसकी जानिब देखा था। बुलाओ ना उन्हें, बल्कि अम्मी हम उन्हें उधर अपने पोर्शन में ले चलते हैं। नहीं, इधर ही बुला लो, ये भी तुम्हारा अपना घर है। मैं चाय पर कुछ इंतज़ाम भी करवाती हूँ। शाहिदा बेगम के कहने पर अयाज और अनीला बाजी इधर ही आ गए। सादा से पुरखुलूस चेहरे। राना को लगा इस वक्त तो उसे की उनकी बहुत ज़रूरत थी। वो अनीला बाजी के गले लग गई। अयाज को सलाम किया। खाला और घर के बाकी अफराद का हाल पूछने लगी। आज पहली बार उसे इतनी आवाज़ में बोलते सुना। अदील ने बेख्तियार सोचा था अयाज और अनीला से वो भी अच्छे तरीके से मिला, फिर कहीं जाना था इसलिए उठ खड़ा हुआ। ये लोग इधर उधर की छोटी छोटी बातें करते रहे। फिर अनीला बोली, अपना कमरा तो दिखाओ, मैं देखूं तो सही कैसे सेट किया है। कितनी सुग्गड़ हो तुम। सुग्गड़ तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बस अभी तक सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही तवज्जो है ना। मैट्रिक की छुट्टियों के बाद अम्मी के साथ खाना बनाने में लगी थी। कुछ सीख भी लिया है, बाकी और तो अभी कुछ नहीं आता। पढ़ने का शौक़ है। क्या बनना चाहती हो? ये तो नहीं सोचा, लेकिन मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ। मेरा भी नाम होना चाहिए। मेरी पहचान मेरे अच्छे काम से होनी चाहिए। मैं मजबूत लड़की कहलाना चाहती हूँ। मुझे ये भी पता है हमारे माशरे में ये आसान नहीं है। अरे राना, अनीला ने एकदम चौंक कर उसकी तरफ देखा था। तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कब से करने लगी? मैंने अपने घर में औरत की इज्जत देखी है, बीवी के रूप में भी और बेटी के रूप में भी। लेकिन जब मैंने अपने घर से बाहर नज़र डाली तो वहाँ ऐसा नहीं है। तब मैंने सोचा मुझे हर जगह अपनी इज्जत करवानी है और उसके लिए तालीम हासिल करना भी तो ज़रूरी है। दुनिया बहुत जालिम है राना। मेरी दुआ है तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा अच्छा लोग मिले। अनीला दिल से कहा था। आसफा बेगम अक्सर खुद ही किचन देखने लगी थीं। आज भी अनीला और अयाज की आमद पर वो खुद ही किचन में लग गईं और एक एहसास तले दबकर उन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए ज़्यादा एहतमाम भी नहीं किया। चिकन का सालन, सब्ज़ी, पुलाव और सलाद, लेकिन हाथ में जायका था। सब अच्छा बना था। खाने के बाद जब वो लोग रुखसत हुए थे, उसी वक्त अदील घर में दाखिल हुआ। ये अयाज साहब करते क्या हैं पता नहीं। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। उसे रह रहकर अनीला और अयाज का ख्याल आ रहा था। खाना खाओगे बेटा? अदील को देखकर शाहिदा बेगम पूछ रही थी। नहीं, मैं साजिदा फुप्पो की तरफ चला गया था, खाना भी वहीं खा लिया। और एक नई खबर भी है। फुप्पो अपने होनहार साहबजादे जनाब अकील साहब की बात तकरीबन पक्की कर चुकी हैं। अनकरीब मंगनी की तकरीब सईद मुतवक्के है। पता नहीं वो क्यों हंस रहा था। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कहाँ पक्की की है बात? मेरा तो ख्याल था वो जाज़बा की लड़कियों में से किसी एक को लेंगी। आखिर को भांजियाँ हैं। भांजियाँ हैं तो ये कहाँ लिखा है कि भांजियों के साथ दुश्मनी करो? अकील को तो जाज़बा फुप्पो अच्छी तरह जानती हैं। भला देती वो शमा या रचना में से किसी का रिश्ता? और तो और लड़कियां तो ऐसी बात पर ही क़यामत उठा लेती। अब भी कोई अकल का अंधा ही होगा जिसने बेटी एक बोझ समझकर उन्हें दे दी है। बेटी को बोझ कौन समझता है, बस गैरों में 100 ऐब छुप जाते हैं। हाँ, ये भी ठीक कह रही हैं आप।
बहरहाल सब बहुत खुश थे। रोजीना बाजी और उनके मियाँ साहब भी तशरीफ़ लाए हुए थे। और ये भी एक अलग ही लतीफ़ा है, रोजीना बाजी के साथ तो ज़रा नहीं जचते। मैंने तो बीना से कह दिया, तुम खैर मनाओ, अब तुम्हारी बारी है। कहीं फुप्पो रोजीना बाजी के मियाँ जैसा ही ना तुम्हारे लिए उठा लाएं। तुम्हारे अब्बा अभी तक घर नहीं आए, टाइम खासा हो रहा है, नंबर तो मिलाओ उनका। इस बार उन्होंने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया था। ओहो, अब इस उम्र में अब्बा ने कहाँ जाना है, क्यों फ़िक्र करती हैं, आ जाएंगे। मेरा ये मतलब थोड़ी है, मैं तो आ जाएंगे, मत परेशान हो। और अभी अब्बा से अकील के रिश्ते वाली बात का तस्करा मत कीजिएगा। सोचेंगे बहन ने बताया तक नहीं, जबकि साजिदा फुप्पो 2-1 रोज़ में मिठाई के साथ आने का इरादा रखती हैं। अगर तुम्हारे अब्बा ऐसा सोचेंगे तो गलत ना होगा। हर कदम पर बहनों का ख्याल रखा है, और अब जब बेटे का रिश्ता करने का वक्त आया तो किसी से मशवरा तक नहीं मांगा, बात पक्की करके मिठाई देने आ रहे हैं। बस एक तो आप औरतों की ये बातें कोई ना कोई एतराज़ का पहलू निकाल ही लेती हैं, रंजिशें बढ़ाने में जवाब नहीं। वो अच्छा खासा खफा हुआ और लाउंज से ऊपर जाती सीढ़ियाँ तय करके अपने कमरे में चला गया। बाप की परवाह नहीं, बस फूफी की हिमायत हर हाल में करनी है। अलीम ने क्या नहीं किया इन बहनों और उनके बच्चों के लिए। जायदाद में से शरई हिस्सा सबको मिला था, लेकिन दोनों ही बहनोई कारोबार के शौक में सब गंवा बैठे। बहनों पर तंगी आई तो अलीम ने हर तरह से हमेशा उनकी मदद की है और अब तक करते आ रहे हैं। लेकिन अब अकील भी मुलाजिम हो गया है और छोटा भी कमाने लगा है, तो साजिदा ने कितनी आसानी से भाई को भुला दिया। और ये अलीम का लाडला इकलौता बेटा, उसे परवाह ही नहीं कि बाप ये सुनकर क्या महसूस करेगा। जरीना की शादी पर सारा खर्च अलीम ने उठाया। हालांकि वो इस रिश्ते के हक में नहीं थे, लेकिन बहन बहनोई से ज़्यादा इजहार नहीं किया कि उनकी बेटी है, उसके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। छोड़िए भाभी, आप क्यों अपनी तबीयत ख़राब करती हैं। अफसोस होता है आसफ़ा, इन दोनों बहनों की खुदगर्जी पर, और गुस्सा भी आता है। उन्होंने तासुब से सर हिलाया था। इन्होंने वाकई अलीमुद्दीन से बिल्कुल जिक्र नहीं किया था। उन्हें तभी खबर हुई जब छुट्टी के रोज़ दिन के 12 बजे साजिदा मियाँ और बच्चों के साथ मिठाई लिए चली आईं। अदील ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और बीना उसके साथ साथ चलती उसके बराबर में ही सोफे पर बैठ गई। साजिदा भाई को सलाम करने के बाद कितनी देर उनसे लिपटी खड़ी रही। अम्मी, आप आकर बैठ जाएं। जरीना ने हाथ पकड़ा। पीछे हटो, मुझे अपने वालिदैन की खुशबू महसूस करने दो। भाई के पास आकर इस छाँव का एहसास होता है जो माँ बाप की ज़िंदगी में महसूस किया करते थे। वो जज्बाती बयान दागने में कमाल रखती थीं। ऐसी गुफ्तगू के बाद जब अकील की बात पक्की होने की इत्तला दी जाती तो भला अलीम साहब कोई एतराज़ करने के काबिल रह जाते भला। अच्छा तो ये हैं वो बेसहारा बच्चे जिन्हें आपने अपने घर में रखा है। जरीना के मियाँ ने इन तीनों पर नज़र डाली, फिर राना पर नज़रें जमाकर फरमाया, क्या मतलब भाई, ये खून है मेरा, मेरी भाई की औलाद, मेरे बच्चे। ताया अब्बा गुस्सा ज़ब्त नहीं कर सके थे। मेरे भाई, तुम्हारा दिल ही बहुत बड़ा है, साजिदा ने दाद दी। फिर मिठाई का डब्बा खोलने लगी। अपने हाथ से प्यारे भाई को खिलाया, फिर अदील की जानिब देखा। इधर आना फुप्पी की जान, तू भी मेरे हाथ से खा। बर्फ़ी का टुकड़ा बड़े प्यार से खिलाने के बाद पेशानी भी चूम ली। इन लोगों का तो जिक्र ही क्या, शायदा बेगम भी याद नहीं आई। बस भाई, तुम्हारी दुआओं से अल्लाह ने अच्छी जगह बात बना दी है। लड़की के नाम पर मकान भी है और बैंक में भी कहते हैं काफ़ी रकम है उसके नाम पर। हाँ, वरना लड़की तो ये भी अच्छी है। अकील ने बीना के कान में सरगोशी की, जिसे अदील ने भी सुना और पहलू बदल कर रह गया। ये वाली हूँ, ऐसी कौन सी खूबी है इसमें, ज़रा बताना तो। बीना ने मुंह बनाया। राना, मुरादों से कहो चाय रख दे और प्लीज़ अपनी निगरानी में तैयार करवा लेना। अदील ने राना को किचन में भेज दिया। यार, इतनी जल्दी क्या पड़ गई थी चाय की। अकील ने कमीनगी से आ भरी। आज साजिदा की फैमिली का सारा दिन उधर ही गुजरना था, जिसमें ब्याही बेटी जरीना, उसका नज़रबाज मियाँ, 2 बदतमीज़ बच्चे भी शामिल थे। बाकी बीना, अकील और छोटा वहीद भी किसी से कम न थे। घर आवाज़ों से गूंज रहा था, बहुत ही। सभी बहुत ऊंची आवाज़ में बोलने और हंसने के शौकीन थे।
जाज़बा की फैमिली की तरह उन्हें भी घर का खाना पसंद नहीं था। आज भी उनकी पसंद पर ताया बने ऑर्डर लिखवाया था। बाकी कुछ काम घर पर भी हो रहा था। अलीम, मेरे भाई, मैं कह देती हूँ, भांजे की मंगनी की सारी तैयारी तुम्हें ही करनी है। क्या देना है, दिलाना है, क्या खाने में रखना है, बस मैंने कह दिया है तुम्हारे बहनोई से। जो मेरा भाई फैसला करेगा वही होगा। अरे आपा, मुझे तो तुम्हारी खुशी बहुत अजीज़ है। तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। जीता रहे मेरा भैया, अल्लाह ताला और भी दे, इतना दे के तुम्हारी नस्लें भी संभालते संभालते थक जाएं। शाहिदा, कहाँ रह गई हो? चाय ले भी आओ। छोड़ो भाई, क्या कहते हो? ये तो हमेशा का रोना है। भाभी के लिए ऐसा अंदाज। आसफा तो घबरा ही गई और ख़ुद भी उठकर किचन में चली गई। आओ आसफा, आज तो सारा दिन किचन में ही गुजरेगा और एक तरह से ये तो गनीमत ही है, शायदा धीरे से बोली थी। अकील की मंगनी की डेट फिक्स हो गई थी। उस सिलसिले में अलीम और अदील भी गए थे। शाहिदा बेगम को भी सरसरी अंदाज में आने को कहा तो गया था, लेकिन वो जा नहीं सकी, जिस पर अलीम साहब को गिला भी था। लेकिन शाहिदा का कहना था साजिदा ने कौन सा जोर दिया था और मेरे जाने न जाने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अलीम सिर्फ ये सोचकर खामोश हो गए थे कि घर में आसफा और बच्चे भी रहते हैं। साजिदा ने उन्हें भी नहीं बुलाया था। अगर हम लोग उन्हें छोड़कर चले जाएं तो ये महसूस करेंगे। तकरीब तो साजिदा के घर में होना थी, लेकिन सारी रौनक जैसे इधर उतर आई थी। बीना अक्सर अदील के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती। साजिदा ने लड़की का जोड़ा, जेवर, दूसरा सामान। अलीम तो कभी अदील के साथ जाकर ख़रीद आता, अक्सर वहीद भी चला आता और राना अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। लेकिन फिर पप्पो को इस बात पर भी एतराज़ होने लगा तो उसने अयाज को फ़ोन कर दिया। आप प्लीज़ आकर मुझे ले जाएं, मैं कुछ दिन आपके घर रहना चाहती हूँ। जिस वक्त वो अयाज की बाइक पर बैठकर उसके घर जा रही थी, उसी वक्त अदील बीना और रोजीना को लिए घर में दाखिल हो रहा था। ओह, हमारे साथ तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती। ये कौन सगा है इसका जिसके साथ सैरों पर जा रही है? बीना ने कहा तो रोजीना बोली, पूरी घुन्नी मीसनी है। ये सब भी तवज्जो हासिल करने के बहाने होते हैं। अभी इतनी उम्र नहीं है इसकी, सादा सी लड़की है। अदील बेसाख्ता बोल उठा और उसके बाद घंटा भर उनका लेक्चर जारी रहा। राना कहाँ गई है? उनकी बातों का असर ही था कि वो शाहिदा बेगम से पूछ रहा था। अपनी खाला के यहाँ गई है, चंद रोज़ के बाद आ जाएगी। क्यों? ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई? भाई, जैसे ये ताया है उसी तरह वहाँ उसकी खाला है और वो बहुत मानूस है उस घर से। और जब आसिफा ने इजाज़त दी है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? हाँ, हम तो उल्लू के पट्टे हैं। कल को कोई मसला हुआ तो फिर इल्ज़ाम किसके सर आएगा? कैसा मसला? वो उसके तेवर देखकर हैरान थी। अदील ने जवाब नहीं दिया, जाकर बीना और रोजीना के पास बैठ गया। राना को तकरीब में तो शामिल होना ही था, इसलिए सिर्फ 2 रोज़ के बाद ही आना पड़ा। तकरीब के दौरान अंदाज़ा हुआ जाज़बा और साजिदा फुप्पो की लड़कियां एक दूसरे से खासी बेजार बल्कि खार खाती हैं। और तो और रशना और शम्मा सगी बहनें होकर भी रूठी रूठी सी हैं, खासकर अदील के मामले में। वो तीनों एक दूसरे को कोई भी रियायत देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और तीनों को उससे क्या दुश्मनी है, उसे देखते ही तेवरी क्यों चढ़ा लेती हैं, ये बात वो बिल्कुल समझ नहीं पाई थी। तकरीब के रोज़ जब वो हल्की सी एम्ब्रॉयडरी से सजा नीले रंग का सूट पहनकर तैयार होकर सामने आई थी तो अदील ने बेसाख्ता बहुत अच्छी लग रही हो कहा था। वो उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जहां दामन बचाते बचाते भी जल जाया करते हैं और दिल ज़रा ज़रा सी बात पर धड़क उठता है। अदील कोई नज़रअंदाज कर देने वाली हस्ती तो नहीं था, लेकिन वो अपने और उसके दरमियान जो फ़र्क था वो उससे बाखूबी वाकिफ़ थी और वो ताया अब्बा की शुक्रगुजार थी। शुक्रगुजार हमेशा सर झुकाकर रहता है, लेकिन अदील की आंखों में, उसके लहजे में ऐसा कुछ था जो आज उसका दिल धड़का गया और वो हथेलियों में नमी लिए उसके सामने से हट गई। लेकिन कहाँ छुप सकती थी? वो दुनिया के साथ
ذرا الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ باجی، یہ وحید بھائی بار بار آپ کی جانب اشارہ کر کے اپنے دوستوں سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ دونیا کے کہنے پر اس نے سر اٹھایا۔ واقعی وہ چند اپنے جیسے دوستوں میں کھڑا اس کو دیکھ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ تقریب کا انتظام کھلے صحن میں شامیانے لگا کر کیا گیا تھا۔ پھپھو ساجدہ کے گھر کے نقشے سے وہ واقف نہیں تھی۔ اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ آگے بڑھ کر ایک دروازہ کھولا اور اس کے قدم جہاں تھے وہیں جم گئے۔ عدیل اور شمع ایک دوسرے کے قابل اعتراض حد تک قریب، اخلاقی اور مذہبی اقتدار کو پامال کرتے۔ وہ اندھیرے میں تھی، دوسرے میں وہ جس عالم میں تھے انہیں کہاں ہوش تھا۔ اس کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور وہ بے جان قدموں کے ساتھ واپس پلٹ آئی۔ دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ اسے سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی، بار بار سر کو جھٹکتی، لیکن وہ منظر ذہن سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ خوبصورت چہروں والے یہ مکرو کردار کے مالک لوگ، اور تو اور وہ اسی کے گھر میں رہتی تھی۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔